इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं बेटा, ये आपको एक चैप्टर पढ़ना है 10th क्लास साइंस में। दिस इज साइंस पढ़ रहे हैं हम, साइंस में हमें एक चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स, एक पार्ट पढ़ना है साइंस में, एक पार्ट है फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर हमें एक चैप्टर पढ़ना है, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके का डेफिनेशन देते हैं, राइट, उनको अलग अलग तरीके से अलग टीचर पढ़ाते हैं, तो दे हैव अ डिफरेंट। इलेक्ट्रिसिटी को एक नजरिया ये भी देखने का है, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या मतलब है इसका, क्या मीनिंग है इस बात को ऐसे कहने का, सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक ऐसे शहर में जा रहे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। मतलब हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां पे जितनी भी घटनाएं हो रही हैं सब के सब के पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो है इलेक्ट्रॉन, उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यानी कि अगर एक ट्यूब जलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट, लैपटॉप इज रनिंग बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, आप टीवी देख पा रहे हैं, तो ये सब कुछ हो पा रहा है, एवरीथिंग इज पॉसिबल जस्ट ऑल अराउंड, दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक ऐसे ऐसे शहर में हम एंटर कर जा रहे हैं जहाँ पे सारे की सारी घटनाओं के पीछे अगर कुछ है तो वो है इलेक्ट्रॉन, और उसीलिए उसको हम लोग सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का शहर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि उस शहर में सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। यू गॉट इट नाउ। सो हम लोग एक नई दुनिया में एंटर कर रहे हैं। तो अब सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यार ये इलेक्ट्रॉन होता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ चलेंगे, थोड़ा पीछे चलेंगे, थोड़ा बहुत कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये पार्ट ऑफ एटम है। क्या है, पार्ट ऑफ एटम। तो मैं जरा आपको एटम की बात करता हूँ, ये एटम क्या चीज है, व्हाट इज एटम। तो सबसे पहले हम एटम की बात करते हैं। देखो साइंस ऐसे पढ़ना चाहिए कि हर कुछ क्रिस्टल क्लियर हो, एक एक चीज बिल्कुल मन में बसा हुआ, समझ में आना चाहिए। हमने बोला साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी किसको कहेंगे, तो जैसा कि नाम है इलेक्ट्रिसिटी, सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक ऐसे शहर की बात कर रहे हैं जिस शहर में सिर्फ और सिर्फ जो भी घटनाएं हो रही हैं उन सब के पीछे कोई भी रिस्पॉन्सिबल है तो वो इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन होता क्या है, पार्ट ऑफ एटम होता है। एटम क्या होता है, व्हाट इज एटम। तो अब आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। आपने कभी ऐसे देखा है, कोई मकान बनते हुए देखा है, लाइक एक ईंट बनाई हमने, फिर एक दूसरी ईंट रख दी हमने, एक तीसरी ईंट रख दी हमने, फिर यहाँ पे एक बंदा आता है, फिर यहाँ से एक वो दूसरा ईंट रखता है, फिर ये दूसरा ईंट रखता है, ऐसे ईंट के ऊपर ईंट रख के हम लोग मकान बनाते हैं। अब आप सब लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। और इसमें मसाले भी लगाए जाते हैं, मतलब इस पे यहाँ यहाँ मसाले हम लोग डाल देते हैं, सीमेंट का, बदरपुर का। तो इसका मतलब जो मकान बना है, उस मकान को बनाने में जो सबसे छोटी चीज है, मतलब जो जिसके सहारे वो स्ट्रक्चर खड़ा है, वो क्या है, दिस इज ब्रिक, दिस इज ब्रिक, राइट। यानी कि आप अपना घर देख रहे हो तो उस ब्रिक में, राइट, दिस इज व्हाट यू आर वाचिंग। तो ये जो ब्रिक है ये क्या है, इसको कहते हैं कि ये जो बिल्डिंग बनी है इस बिल्डिंग का एक छोटा सा ब्लॉक है। सो दैट ब्रिक इज व्हाट, ब्रिक इज अ ब्रिक इज बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक मतलब सो ब्रिक इज अ बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब पूरे तरीके से, यानी कि दिस होल बिल्डिंग इज बीइंग मेड छोटे छोटे ब्लॉक्स का, और वो जो ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक। सो आइडिया इज दैट कि जिस तरीके से ये मकान, ये दीवार, ये जो बिल्डिंग है वो छोटे छोटे ब्लॉक से बनी है, और उस छोटे से ब्लॉक का नाम क्या है, ब्रिक। ठीक उसी तरीके से हमारे सामने कुछ भी हो, यू लुक एट अप एनीथिंग, किसी भी चीज को देख लो, all is made of atom. Atom is a building block of any substance. So what is atom? It is tiny sphere. It is tiny sphere.
एक बहुत छोटा सा गोला है, टाइनी स्फीयर, which is building block of any substance, of any substance, किसी भी substance का. It is the tiny sphere which is building block of any substance. So एटम से ही सब कुछ बना हुआ है. तो दैट इज व्हाट वी, क्या है ये एटम? ये एक छोटा सा टाइनी स्फीयर है. मतलब बहुत गौर करने वाली बात ये है कि वी आर सेइंग इट इज अ टाइनी स्फीयर. ये एक छोटा सा स्फीयर है, गोला है, और जिसको हम लोग बना करके ये, जिससे कि सब कुछ बना हुआ है. तो जरा टाइनी स्फीयर से कुछ बनाने की कोशिश करते हैं. जरा इधर को ध्यान से लुक एट दिस हियर. तो मैंने एक गोला बनाया. लुक एट दिस बच्चा, एक और गोला बनाया, फिर एक और गोला ऐसे बनाया, ऐसे 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 गोला गोला बनाते 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 हम लोग ऐसे ऐसे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? कुछ इस तरीके से. इसका मतलब कि इसी तरीके से कोई ना कोई सब्सटेंस बना होगा. एनी सब्सटेंस इज मेड ऑफ लाइक दिस. और ये एट, आपको कुछ समझ में आ रहा है? यानी कि एटम्स का बिल्डिंग ब्लॉक से कुछ भी बनता है. तो क्या सर एटम के बारे में इतना ही जानना? नहीं, आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो एटम के बारे में आपको और भी बहुत कुछ डिटेल पढ़ाया जाएगा. हम लोग अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान, हम इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहते हैं. क्योंकि सब कुछ सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे होएगा, तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी. तो एटम, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पार्ट ऑफ एटम. एटम को हम कैसे समझेंगे? इट इज टाइनी स्फीयर व्हिच इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सब्सटेंस. चलो हमने एटम के बारे में ये बात समझ ली, जरा आगे बात करते हैं. तो जो ये एटम होता है, जिसको हम एटम कह रहे हैं, जो कि टाइनी स्फीयर है, राइट. सो दिस एटम इज लाइक, इसको भी डिवाइड किया सकता है. दिस एटम इज डिविजिबल. दिस एटम इज डिविजिबल. एटम इज डिविजिबल, और ये बांटा जा सकता है. दिस इज डिविजिबल. दिस एटम इज डिविजिबल. तो अब ये डिविजिबल है, बांटा जा सकता है. तो एटम को किस में डिवाइड किया जाएगा? तो ये मैं एक बड़ा सा एटम बनाता हूँ. सपोज कर लो कुछ इस तरीके से, ये बड़ा सा एटम. तो इस एटम, ऐसा देखा गया कि लुक एट दिस हियर. तो मैंने अब आपको इसके अंदर चीज दिखा रहा हूं. मतलब यू कैन अंडरस्टैंड वेरी नाइसली. आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर कलर. तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, इसको, ये जो एटम के अंदर है, इसको हम कहते हैं, क्या करते हैं? पढ़ो क्या लिखा हुआ है, बोलो. न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. तो ये एटम के अंदर जब सेंटर, इसको कहते हैं सेंट्रल कोर. क्या है? सेंट्रल कोर. मतलब एटम के अंदर जो है सेंट्रल कोर, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. फिर ये क्या है सर? ये देखो ध्यान से. एक लाइन ऐसे खींचा, फिर लाइन इसको खींचा ऐसे, फिर लाइन इसको ऐसे खींचा यहाँ पे, लाइन ऐसे खींचा यहाँ पे. ये सब क्या है? ऑर्बिट है. क्या है ये? ऑर्बिट. और गुड. अब आप माइक बंद कर दीजिए. और इसमें घूमता कौन है? ये तो न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अबाउट जो ये ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ इस तरीके से. फिर हम यहाँ भी और भी दिखा सकते हैं. 1 2 3. डायग्राम अच्छा बनना चाहिए ताकि दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो, राइट. सो तो ये जो मैंने ब्लू डॉट्स दिखाए हैं, ये ब्लू डॉट्स होते क्या हैं? व्हाट आर दिस आर. तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो ब्लू डॉट्स मैंने दिखाए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब तो मैंने बोला ये एटम है. अब यहाँ पे मैं ये कलर यूज कर रहा हूँ, कह रहा हूँ दिस इज डायग्राम ऑफ, मैं एक ये स्टाम्प यूज कर रहा हूँ, ये यूज कर रहा हूँ. एंड हियर आई एम सेइंग दिस इज एटम. ये मैंने यहाँ पे एटम दिखा रखा है.
एटम का डायग्राम है, ये जो तुम देख रहे हो ये एटम का डायग्राम है, और इस एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है और ये सब के सब ऑर्बिट है, और ये जो मैंने ब्लू डॉट्स दिखा रहे वो इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं। अब एक और चीज देखिए कि इसके अंदर मैं कुछ आपको चीज दिखा रहा हूँ, जरा गौर करना। दो कलर यूज कर रहा हूँ, ये येलो डॉट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये पीला वाला, और एक और कलर यूज कर रहा हूं मैं जस्ट टू मेक यू फील मोर बेटर कि ये क्या चीज है। ये कलर यूज कर रहा हूं मैं, और कुछ इस तरीके से। आपको दो कलर दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर? यस। तो जो न्यूक्लियस के अंदर दो कलर है, उसमें से जो ये वाला कलर है येलो वाला, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन। व्हाट इज दिस? प्रोटॉन। और ये वाला जो कलर है ये, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। 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 सो एटम इज डिविजिबल। तो जो एटम है, दिस एटम इज मेड ऑफ दिस। मैंने पीछे से बात स्टार्ट किया, आपने नोटिस किया है, साइंस पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हम ऐसे शहर में चले गए जहां पे सारी घटनाएं इलेक्ट्रॉन्स के दम पे होंगी। धुन अभी लिखना बहुत जरूरी नहीं है, अभी सब्जेक्ट समझो, राइट? आपको ये लेक्चर रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, रिकॉर्ड आपको भेज दिया जाएगा, समझना बहुत जरूरी है। सो दिस इज सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स के दम पे होना है। इलेक्ट्रॉन होता है क्या भाई? पार्ट ऑफ एटम होता है। सो व्हाट इज एटम? तो मैंने बोला इट इज अ टाइनी स्फीयर व्हिच इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सब्सटेंस। तो आपको ये समझाने के लिए कि भाई देखो, मैंने एक बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग कैसे बनते हैं? छोटे छोटे ईंट से बनते हैं। तो बिल्डिंग का जो ब्लॉक है वो क्या है? ब्रिक है। ब्रिक इज अ बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक उसी तरीके से कोई भी सब्सटेंस जो बनता है वो एटम से बनता है। अब मैं आपको यहाँ लेके गया, मैंने बोला एटम क्या होता है? एटम इज डिविजिबल। एटम इज डिविजिबल। अभी आप में से कोई डोंट यूज, डोंट ट्राई दिस, गलती से। गलती से हुआ, गलती से हुआ, गलती से हुआ। चलो चलो चलो, मिटा पाओगे उसको? क्या सर? मिटा पाओगे? हटा दिया। नहीं नहीं मिटा पाए तुम, चलो कोई बात। लुक एट दिस हियर। सो पहली बात ये कि एटम इज डिविजिबल, और दूसरी बात ये कि एटम, मैंने क्या बताया? एटम इज टाइनी स्फीयर। एटम इज टाइनी स्फीयर। आपको दो इंफॉर्मेशन दिया, एटम इज टाइनी स्फीयर, एटम इज डिविजिबल। तो मैंने आगे से ध्यान रखो आप लोग, वैसे मैंने नोटेशन अब आपका डिसेबल कर दिया है, बट फिर बाद में जब आप देखोगे रिकॉर्डिंग तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि सो आई सेड दैट कि जो हमारे पास एटम है वो ये है। मैंने आपको एक मॉडल दिखाया है तो भाई ठीक है, इसके अंदर ये जो पीला वाला बाउंड्री है इसको हम न्यूक्लियस कहेंगे, इसको सेंट्रल कोर कहते हैं। दिस इज सेंट्रल कोर एंड दिस सेंट्रल कोर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और ये सब जो है इनको ऑर्बिट्स कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? ऑर्बिट में घूमता है। तो हमने यहाँ बताएंगे यहाँ पे एटम इज अ टाइनी स्फीयर, एटम इज डिविजिबल। और अब यहाँ देख रहे हैं एटम is having central core. Atom is having central core known as nucleus. उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, राइट? पहला पॉइंट। दूसरी बात, in nucleus there are protons and न्यूट्रॉन्स। इनके बारे में भी बात करेंगे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये दो पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पे, जरा गौर से देखना। तीसरा पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ दैट राइट इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus. Electrons revolve around nucleus being in circular orbit. ये ऑर्बिट कैसे दिख रहे हैं? सर्कुलर दिख रहे हैं। तो सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं।
तो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हो गया, एटम टाइनी स्फीयर है, एटम डिविजिबल है, एटम के अंदर सेंट्रल कोर होता है, सेंट्रल कोर को हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। सो चौथा पॉइंट हम चौथा पॉइंट हम लोग अगले टॉपिक पे, यहाँ इतना इंफॉर्मेशन तो आप लोग समझ गए ना भाई, दिस मच इंफॉर्मेशन यू हैव अंडरस्टूड, यस। सो अब यस सर। दैट्स गुड। तो अब हमने देखा कि भाई ठीक है, एटम डिविजिबल है, ये सब कुछ है, ये सारी बातें हमने आपको समझा दी। और एटम बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमारा इच्छा ये जानने का है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो प्रोटॉन है, ये जो न्यूट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा और बताइए सर, प्रोटॉन के बारे में थोड़ा और बताइए सर, न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा और बताइए सर। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सो नाउ लुक एट दिस हियर। सो आई वुड लाइक टू टेल यू दस, लाइक एटम के बारे में हमने पीछे सब कुछ पढ़ लिया है। तो लाइक ये चौथा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन्स, हमने पीछे 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, आपने नोटिस किया ना, 1, 2 and 3 पॉइंट्स पढ़े हैं। तो चौथा पॉइंट की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा फिर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोला गया? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या कहते हैं उसको? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्यों कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल? क्योंकि वो एटम के सब हैं, मतलब पार्ट्स हैं, उसके सबसेट्स हैं। किसी भी चीज का जो टुकड़ा होता है उसका सब पार्ट कहलाता है, तो वो सब एटॉमिक, एटम के अंदर वाला पार्ट, दिस आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में जरा समझते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन के बारे में। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रॉन? तो अब इलेक्ट्रॉन की हेडिंग बना के हम लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या चीज होता है, ये सब कुछ हमें जानना है इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले। अगर हम ये नहीं समझे, तुम लिखने में बिजी हो धुन, आई सेड डोंट मेक नोट्स, आई विल गिव यू द रिकॉर्डिंग एंड फिर रिकॉर्डिंग देख करके नोट्स बनाना। पहले राउंड में समझने की कोशिश करो और जो डाउट हो उस पर पूछो, तुम्हारे दिमाग में डाउट हो चले तो इलेक्ट्रॉन क्या है? पहला इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे भाई? विल राइट इट इज सब एटॉमिक पार्टिकल, इट इज सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। पहला इंफॉर्मेशन हमने ये लिखा इलेक्ट्रॉन के बारे में। दूसरा, इट इज ध्यान से, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो ठीक है, इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता क्या है भाई? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता कितना है, ये सब याद रखना पड़ेगा। मैंने बोला -1.6 इंटू 10 का पावर -19। और पढ़ना ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ, रीड आउट, स्पेल आउट। धून क्या लिखा हुआ है? धून स्पेल करो, क्या लिखा हुआ है? 1.6 into 10 minus 19। और आगे क्या लिखा हुआ? coulomb. कूलम। दिस इज COULOMB, दिस इज कूलम। कूलम, दैट्स वेरी फर्स्ट टाइम यू मस्ट बी सुनते होगे या पहले भी सुना होगा। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस में 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। कूलम इज, अब यहाँ नोट करके समझा रहा हूँ आपको इस जगह पे। कूलम इज यूनिट ऑफ चार्ज। यहाँ देखो, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? So yes. यस, हाँ, माइक बंद कर लो। कूलम इज, माइक बंद कर लो, कूलम इज यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम इज यूनिट ऑफ चार्ज। ये आपको चार्ज क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ा जाना चाहिए, बट अभी चूंकि हमारा टॉपिक फिर पता चला बहुत डिटेल में चला जाएगा, तो अभी हमने इसको स्टॉप कर दिया। अभी जो हमें जरूरत है वो समझते हैं, जितना बेसिक। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ये माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे गौर करने वाली बात, यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है, तो नेगेटिव मतलब ये बोला ना, नेगेटिवली चार्ज होता है, ये इसका हुआ। अच्छा, इसका मास क्या होता है?
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बेटा ये होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 किलोग्राम। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ये इसका इतना चार्ज होता है, ये इसका मास होता है, और इसका सिंबल क्या होता है? इट्स symbolic representation is, look at this, क्या लिखा हुआ है? E, E right. माइनस। कुछ लोग E लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं E माइनस, राइट। तो ये माइनस दिखाने का मतलब वो नेगेटिव चार्ज हो गया, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दैट ओके? तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन क्या चीज होता है। ओके, नाउ हमारा इंटरेस्ट सब किसके बारे में जानने में है? प्रोटॉन के बारे में। तो अब प्रोटॉन किसको कहेंगे भाई? सो व्हाट इज प्रोटॉन, राइट? सो प्रोटॉन के बारे में जाने तो ये क्या होता है। अच्छा, अभी पिछले पेज पे चले तो ये हमने देखा कि ये सब कुछ तो सीख लिया, 1 2 3 4 5, और इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है? हम एक बात समझे, इट रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस विद इन एटम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 6 पॉइंट पढ़ लेंगे ना आप लोग। इट दिख रहा है ना? इट रिवॉल्व, दिख रहा है, पूछ रहा हूं, इट रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस being, it revolves around nucleus being in circular orbit। तो हमने इतनी इंफॉर्मेशन 10th क्लास में अगर हासिल कर ली तो बहुत अच्छी बात है, इतना इंफॉर्मेशन हमारे को इलेक्ट्रॉन के बारे में चाहिए। तो ये तो हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। सो अब अगला वाला प्रोटॉन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या चीज है भाई? सो प्रोटॉन की बात करते हैं। सो वी से दैट, राइट, इट इज, पहला पॉइंट, इट इज सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है ना अभी तक? यस और नो? इट इज सब एटॉमिक पार्टिकल, राइट। नंबर 2, it is within nucleus of atom। ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है। इट इज विद इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है? इट इज विद इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। नाउ विल से दैट, ओके, तीसरा पॉइंट लिखते हैं हम लोग, इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। नंबर 4, इट हैज चार्ज इक्वल टू, अब जरा गौर से देखो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना पड़ा बेटा? -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज होगा, लेकिन हम माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो इट हैज अ चार्ज इक्वल टू +1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ये ब्रैकेट लगा के हमने इसको रख दिया कि ये इसका चार्ज है, राइट, दिस इज द चार्ज। और इसका मास क्या होगा? इट हैज मास इक्वल टू 1.667 इंटू 10 का पावर माइनस, ध्यान दो, किसी और बात पे ध्यान नहीं होना चाहिए, 1.667 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम। ये मास ऑफ प्रोटॉन है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? अब
आप जरा देखो कि जरा सोच के बताओ, यहाँ देखो इसका मास दिख रहा है आप सब लोगों को, प्रोटॉन का मास दिख रहा है ना, कितना लिखा हुआ मैंने दिस। और अब मैं पूछूं आपसे, इलेक्ट्रॉन का भी मास दिखा है यहाँ पे, तो अब मुझे सिर्फ बताओ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से किसका मास बड़ा है बच्चा, आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ 10⁻31 है, बताओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे इतना बताओ किसका मास बड़ा है। So please read the question. मैंने प्रोटॉन का मास इतना बड़ा दिख दे रहा है 1.667 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का भी दिखा रखा है मैंने 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो दोनों में से किसका मास बड़ा है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में से? Mass of electron. अरे लड़की गलत कह रही हो, यहाँ -31 दे रखा है। सो दिस इज मोर स्मॉलर देन प्रोटॉन का मास, ये ध्यान रखना, गलती मत करना इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने एक नोट करके समझा दिया, मास ऑफ प्रोटॉन इज बिगर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। धून मैथमेटिक्स में बहुत काम करना पड़ेगा आपको। सो इट इज subatomic particle, it is this within nucleus of atom, it is positively charged particle, it has a charge equal to this, it has a mass equal to this, और अगला point it is symbolically represented, it is symbolically represented by बहुत सारे साइन है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं P, कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं 0p1, कुछ लोग ऐसे भी यूज करते हैं, राइट, 1h1, कुछ लोग ऐसे भी यूज करते हैं H+। ये सब साइन है प्रोटॉन्स के। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे जानने के लिए है, जो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, राइट, वैसे तो सभी याद रखना। प्रोटॉन के बारे में बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। अब बारी किसकी आएगी, न्यूट्रॉन की। सो व्हाट इज न्यूट्रॉन सर? न्यूट्रॉन क्या चीज होता है? सो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज सब एटॉमिक पार्टिकल, ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, इट इज सब एटॉमिक पार्टिकल है भाई। दूसरी बात, ठीक है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल। दूसरी बात ये है कि इट इज या इट रिजाइड्स मतलब होता कहाँ है, इट रिजाइड्स विद इन न्यूक्लियस। तो समझ में आया, न्यूक्लियस ऑफ एटम, मतलब एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, इट इज न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब क्या हुआ, इट हैज नो चार्ज, Nor positive, neither negative. Yeah, it has no charge, right? So इसको हम लोग, कुछ लोग नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव कहते हैं लोग। So anyway, it has no charge, मतलब इसका चार्ज क्या हुआ, तो इसका मतलब फोर्थ पॉइंट, चार्ज क्या आया जी, चार्ज इक्वल टू 0 कूलम, राइट। इसका मास कितना हुआ जी, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, बहुत ध्यान से समझोगे तो। जरा देखो, मैंने यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन पढ़ा है 1.667 इंटू 10⁻27। तो प्रोटॉन का मास बिल्कुल इतना ही होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा होता है। 1.66 वहां 7 था, यहाँ 8 हो गया, 10⁻27 किलो, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन, अच्छा देखो जी, ये 5वां पॉइंट, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इट्स रिप्रेजेंटेशन इज लाइक, कुछ लोग 0 and 1 ये यूज कर लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ n यूज कर लेते हैं। दिस इज इट्स न्यूट्रॉन। तो एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और सबकी पोजीशन भी मालूम है कि कौन कहाँ कहाँ होता है। न्यूट्रॉन का होता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन का होता है न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन का होता है सर्कुलर ऑर्बिट में एटम के अंदर। इतनी इंफॉर्मेशन तो हम लोगों को समझ में आ गई ना। यस, अब एक बड़ी बात समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर हमने समझ लिया और देखा कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है बट इक्वल एंड अपोजिट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हमारे लिए क्या है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि
गौर से देखना है, मतलब नटसेल में कुछ पॉइंट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, बहुत ठीक है। दूसरी बात, मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तीसरी बात, राइट, ये देखो चार्ज यहाँ क्यू, क्यू मतलब चार्ज हो गया, क्यू ई दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्यू यूज किया गया चार्ज के लिए, क्यू हैज बीन यूज्ड टू रिप्रेजेंट चार्ज, सो क्यू ई दैट इज क्यू पी। मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is numerically equal, charge on electron is numerically equal as that of charge on an electron and proton are numerically, charge on electron and proton are numerically equal, but they have opposite sign, उनका साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन, ठीक है। ये बेसिक बात सीख गए हमने। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब हम तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, एटम क्या होता है, इतनी इंफॉर्मेशन तो हमने जान लिया। अच्छा एक बात बताओ, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप सब लोगों से। आई एम यूजिंग अ डायग्राम हियर, ठीक है, ध्यान से देखेंगे कैसे बन रहा है ये डायग्राम। अब मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि ये एक बहुत बेसिक सवाल है। इसको हमने बैटरी से, ये बैटरी दिखाने का तरीका है, इसको क्या कहेंगे, वी कॉल इट बैटरी। एक मिनट पहले इधर भी बना लेते हैं। नाउ आई एम सेइंग दैट दिस इज बैटरी, ये बैटरी है बेटा, बैटरी कह लो, या द राइट वन वर्ड इज सेल, चूंकि एक ही दिख रहा है सेल कह दिया, सेल कह दिया, राइट। ये जो है इसमें ऐसे ऐसे हमने दिखा दिया ताकि 3 डायमेंशनल दिखाने के लिए, और इसमें भी 3 डायमेंशन। आप लोगों को डायग्राम ठीक लग रहा है ना? और कहा है ये कंडक्टर है, ये मेटल है, ये मेटल है, और ये वुड है। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि दोनों में से किस में करंट पास होगा? इन विच करंट विल पास, इन विच करंट विल पास, सवाल था। तो आंसर बड़ा सिंपल दिया आप लोगों ने, अभी आवाज आ ही गई थी कि आपका आंसर बोला आपने, आंसर है मेटल, आंसर है मेटल, राइट। अब सवाल ये है कि क्यों इसमें करंट पास नहीं होता और इसमें करंट क्यों पास होता है, ये सवाल है। हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो आप में से कौन जवाब देगा? Who will answer कि भाई मेटल में करंट पास होता है सेल लगाने से और इसमें नहीं होता। तो इफ बताओ, कोई जवाब देगा? धुन बताओ, यू वांट टू आंसर। वुड इलेक्ट्रिसिटी को पास होने से रोक लेती है। कौन? वुड। अरे बाबा वो तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इन विच करंट विल पास, राइट, ये सवाल था। तो आप लोगों ने इसका आंसर दिया दिस मेटल, ठीक बात है। मेरा सवाल ये है कि आखिर मेटल में करंट क्यों पास हो जाता है, वुड में क्यों नहीं पास होता? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। सो नाउ आई विल टेक यू,
मेटल, और यहां पे लिख रहा हूं सिंस मेटल हैज फ्री, और पढ़ना ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ, free electrons. फ्री Metal has इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, मेटल के Free पास electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और वुड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। वुड हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, वुड हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वुड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। सो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और वुड में नहीं होता। अब सवाल यह है कि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होता है और वुड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन। तो माइक बंद करो। सो व्हाई दिस मेटल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वुड हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इस सवाल का तो जवाब ढूंढना पड़ेगा हमें। तो मुझे मालूम था कि स्टूडेंट्स को ना इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट किए बात कि इलेक्ट्रिसिटी कहते किसको है, सब कुछ आपको समझाते हुए यहाँ इस क्वेश्चन पे लेके आया पर्टिकुलर कि भाई व्हाट इज दिस मेटल और वुड, और ये सब बात आपको समझ में आ रही है। नाउ माय पॉइंट इज कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्यों है। तो इस चीज को समझाने के लिए जरा मैं देखो आपको कहाँ लेके जा रहा हूं, मैं गौर करो। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एक मॉडल दिखाया है, आपको ये मॉडल दिख रहा है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये ऐसे ऐसे होते हैं। अब इस मॉडल को हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्यों होता है मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन। तो लेट्स सी, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। अगर इस सवाल को ठीक से समझ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, why metal have free electrons, why do metal why does metal have free electrons। एक मिनट बेटा रुक जाओ, ये थोड़ा so the question is why why does metal have free electrons, ये क्वेश्चन, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों होता है। तो क्या आंसर होएगा इसका, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। तो मैं आपके सामने एक मेटल का एटम दिखा रहा हूं और एक नॉन मेटल जो वुड है उसकी बात करता हूं। तो सी हाउ वी आर गोइंग टू डील दिस सिचुएशन, राइट। राइट, सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट मेटल्स। तो मेटल के लिए हम लोगों ने फिर एक यहां ले लेते हैं।
नाउ लुक एट दिस हियर। तो मैंने यहां लिखा दिस इज ये लिया मैंने मेटल और ये लिया, इसको नॉन मेटल लिख लेते हैं। ये चलो ठीक है, मेटल ले लो और यहाँ नॉन मेटल ले लो, मतलब वुड जैसे की बात कर लो। तो जो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, और ब्लू वाली साइन को यूज करते हुए, इसको यूज करते हुए न्यूट्रॉन बना दिया Pn, और इसके अंदर भी P होगा और इसके अंदर भी N होएगा, मतलब यहाँ भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। एक मिनट बेटा, जस्ट फॉर अ व्हाइल। just a minute। लुक एट दिस हियर। तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके अंदर हमने यहाँ भी हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ले लिया, इसमें भी प्रोटॉन ले लिया और न्यूट्रॉन ले लिया। बिल्कुल तरीके से समझ में आना चाहिए। सो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये, इसको हम कहेंगे इनर सेल, व्हाट वी कॉल इट, इनर सेल, इनर ऑर्बिट। क्या कहेंगे बेटा इसको, इनर ऑर्बिट। और इसको क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये सबसे बाहर का ऑर्बिट है, ये इनर ऑर्बिट है और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। ये तो न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या हमारा इनर ऑर्बिट है, दिस वन इनर ऑर्बिट है, और ये हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ा गोला और ये लगा लेते हैं। यस, बोला कि ये इनर ऑर्बिट है, और इसके लिए हमने बोला, इसको बोला कि ये हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इनर आउटर मोस्ट, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, किसमें, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस मेटल के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, इनको बांध के रखते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर के पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी मजबूती से बांध नहीं पाते, और ये इनको बड़ी मजबूती से बांध देते हैं। सो अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इन मेटल outer electrons of outermost cell, electrons of outermost orbit, ठीक है ना, in metal electrons of outermost orbit are not strongly bounded by nucleus protons। कुछ समझ में आ रहा है? In metal, electrons of outermost orbit are not strongly bounded by nucleus protons। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि but electrons in non-metals are strongly
बाउंडेड, ये स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, बाउंडेड लिखा हुआ बेटा, बाउंडेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा, चूंकि ये स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं है, तो जब कोई चीज इसको स्ट्रांग से बाउंड नहीं कर रखा है, तो थोड़ा भी अगर इसको हीट मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एक बना के आपको समझा रहा हूं मैं, एक दूसरा कलर लिख रहा हूं मैं। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, small amount of heat will release या will release electron। मतलब इस केस में थोड़ा सा भी अगर हीट चाहिए ना, हीट मिल जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को रिलीज हो जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल, फ्रॉम आउटर ऑर्बिट लिख देता हूं, ये बात समझ में आई। और यहां पे क्या होता है, मतलब इवन बहुत ज्यादा हीट भी ना, मतलब स्ट्रॉन्ग हीट भी इसके इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करा पाता। सो सी व्हाट आई एम सेइंग, आई मीन large heat is not able, not large heat is not sufficient, sorry, large heat is not sufficient to release electron। कुछ समझ में आ रहा है बच्चा, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट भी करोगे ना, ये ना कि चूंकि क्या लिखा हो, बट इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन मेटल्स आर स्ट्रांगली बाउंडेड, और यहाँ पे क्या लिखा हो, इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर नॉट स्ट्रांगली बाउंडेड बाय न्यूक्लियस प्रोटॉन्स, और यहाँ पे ये बाउंड होते हैं। तो इसलिए मेटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। और जब मेटल के ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी फ्री होंगे, सुन रहे हो अभी तक आप लोग बात, तो जब इलेक्ट्रॉन जब मेटल्स के बहुत इजीली फ्री होंगे, तब देखो क्या होगा, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो विल गो टू द नेक्स्ट पेज नाउ। यहां आप में से किसी को कोई डाउट है, एनी ऑफ यू? ऑलराइट, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, समझ में आ रहा है, राइट। तो अब क्या करेंगे हम कि अगले पेज पे लेके चलते हैं, और हमने ये समझ लिया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बड़ी इजीली रिलीज होगा और यहाँ से नहीं होएगा। तो नाउ सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट। So if you take this, अब मेरे बच्चों आप लोग बहुत ध्यान से समझना। तो मैंने तो आपको बताया था कि ये कंडक्टर मान लेते, पहले इसको कंडक्टर मान लेते हैं, और ये नॉन मेटल मान लिया, मतलब वुड मान लिया, सपोज करो ये वुड है और ये हमने मेटल मान लिया। अब हमने बोलता नहीं कि हमने सबसे पहला है कि एटम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका, किसी भी सब्सटेंस का। तो ये सब क्या है, ये जो जगह दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब एटम्स हैं। ये इन एटम्स से ये बना हुआ है।
ध्यान से समझना बेटा, ये सब एटम्स हैं। इसको दूसरे कलर से दिखाएं तो और इंटरेस्टिंग होएगा। ये सब एटम्स हैं, ये सब एटम्स हैं, और इन सारे एटम्स के आजू बाजू में ये मैंने बोला कि ये सब एटम्स है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। और इन एटम्स के ये एटम्स है, यहां भी ये सब के सब एटम्स है, ये भी एटम्स है यहाँ पे, बट ये किसके एटम्स हैं? वुड के या नॉन मेटल्स के। मतलब किसी मेटल के अंदर के और नॉन मेटल के अंदर बनावट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। लुक एट दिस। तो ये आपने ये नॉन मेटल ले लिया, ये नॉन मेटल ले लिया, या वुड की बात कर लेते हैं, राइट। तो यू नो इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक। अब देखो कि मेटल के एटम्स तो अपने आउटर मोस्ट, अभी तुमने पढ़ा कि मेटल के जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बड़ी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं थोड़ा सा भी हीट मिलने पे, और नॉन मेटल के छोड़ते नहीं है। तब होता क्या है यहाँ पे, आपको मेरी आवाज आ रही है साफ साफ? Yes, sir. दैट्स ओके। सो नाउ टूट के तो नहीं आ रही है ना आवाज? ओके। सो नाउ अब ये सब जो एटम्स हैं, तो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स ना चूंकि आउटर मोस्ट शेल के बड़ी आसानी से फ्री हो जाते हैं थोड़ा सा भी हीट मिलने पे। देखो यहाँ पे अब ये मेटल के मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए यहाँ पे आपको कि इस कलर से, ये मेटल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लो भाई ये फ्री हो गए, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बड़ी आसानी से यहाँ फ्री हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके इलेक्ट्रॉन तो बड़ी आसानी से फ्री हो गए हिट देने पे, और इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि इस स्पेस में, राइट, आई मीन टू से नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। ये क्या है, ये जो ब्लू वाले हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स। कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मुक्त हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और यहाँ पे है ही नहीं। तो हमारा सवाल ये था, why does metal have free electrons? तो मैंने बोला कि मेटल के केस में जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के प्रोटॉन के साथ स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं होते, थोड़ा सा हीट मिलता है वो भाग जाते हैं, बट यहाँ पे स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं इसलिए वो भाग नहीं पाते। और तब अगर हमने यहाँ पे जो देखा कि कुछ ही इस तरीके से इनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब अगर इसको आप बैटरी लगा दोगे, यहाँ बैटरी लगा दोगे, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करने लगेंगे, और यहाँ लगाओगे, राइट, यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यहाँ पे कोई क्या हुआ इस केस में, इन दिस केस नो करंट, इन दिस केस नो करंट, और यहाँ करंट पास होगा, इन दिस करंट विल पास, इन दिस केस करंट विल पास। तो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। आपको बेटा ये जो जाल मैंने बनाया है इस तरीके से, ये जाल जैसा कुछ दिख रहा है ना, ये आपको जाल जैसा दिख रहा है ना, इस जाल को, मतलब मैंने बोला ये जो जाल दिख रहा है, जाल हिंदी में लिख रहा हूँ, जाल, ये जो जाल है इसको हम लोग एक ऐसा वर्ड यूज करते हैं। पढ़ना तुम लोग हिंदी में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, संरचना, ये। और इसी को यानी कि इसी से ये बना होता है, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं LATTICE, क्या? लैटिस। कुछ लोग लैटिस पढ़ते हैं, कुछ लोग लैटिस पढ़ते हैं, कुछ लोग लटाइस पढ़ते हैं, जरूर ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने चले थे, और हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी कि मेटल में करंट क्यों पास होता है और वुड में क्यों नहीं पास होता। और तो हम कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये सारी बात मैंने आपको समझाते हुए यहाँ तक मैं लेके आया हूँ। और अब ये हमारा लेक्चर 1 है।
हाँ ठीक है। और हम लोग अब इसके आगे अगली क्लास में हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा और एक्सटेंड करते हुए लेके चलेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड कि भाई करंट मेटल के थ्रू जब पास होता है तो क्यों पास होता है, कितना पास होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका यूनिट क्या है। अब हम उन चीजों के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल ऑफ टर्निंग पॉइंट यूट्यूब। टर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए एंड इस लेक्चर को देखिए और अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल को प्रमोट करिए, शेयर करिए, ताकि सभी लोग इस इंफॉर्मेशन का आनंद उठा सके। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।